हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 20 अगस्त से ही, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं 15 सितंबर से, अर्थात कल से। तो जो विद्यार्थी इलाहाबाद में रहते हो और जो मान लीजिए नहीं भी रहते हो और आना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो विद्यार्थी आ जाए प्रयागराज। और जो विद्यार्थी ऑलरेडी प्रयागराज में रहते हैं वो विद्यार्थी कला की टीजीटी पीजीटी की कक्षाएं अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करें और पता पूछकर चले आए क्लास के लिए। क्लास लें, बहुत अच्छी क्लास होगी और एक तरीके से आप ये समझिए सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास होगी, क्योंकि मैं इतना मेहनत आपके साथ करूंगी। अगर उतना ही मेहनत आप हमारे साथ करते हैं तो निश्चित 100% सफलता प्राप्त होती है। अभी आप लोगों ने देखा विद्यार्थियों कि कोई कोई चीजें छिपी भी नहीं है। ये तो ऑनलाइन का जमाना है। आप लोग यूट्यूब पर सारी चीजें देख रहे हैं। मेरी हर क्लास को देखते चले आइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैडम ने क्या पढ़ाया था और पेपर क्या वहां से आया है कि नहीं आया है। ये तो आप लोगों को स्वयं जानकारी हो जाएगी और अन्य लोगों को भी आप लोग देखें, तब आप लोगों को अंतर इसमें समझ में आएगा। विद्यार्थियों, जैसा कि चाहे वो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड हो, मैंने खुद बता रखा है कि फालतू की चीजों को मत पढ़िए, हिस्ट्री में मत जाइए, अपने सिलेबस में रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जिन विद्यार्थियों ने ऐसा किया है, यकीन मानिए वो 105, 107, 110 पर हैं। और उनमें से आप लोग ही हैं, कोई और अन्य विद्यार्थी नहीं है। आप लोग ही हैं जो मेरे चैनल को जिसने फॉलो किया, मेरी क्लासेस जिसने ली है, मेरी बुक्स जिसने पढ़े हैं, उनका यकीन मानिए कि ऐसे हैं क्वेश्चन, वो सिलेक्शन के कगार पर खड़े हैं। जैसे रिजल्ट आएगा खुद ब खुद पता चल जाएगा। और विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना हो और वाकई आप पढ़ने के मूड में आए हैं तो निश्चित तौर पर हमारी ऑफलाइन क्लास लें और सफलता निश्चित मिलती है। बस जैसा आपको बताया जाए, जैसा कहा जाए, उसी हिसाब से आप चलिए। देखिए, ना सफलता मिले तो आप हमसे कहिए। इसलिए विद्यार्थियों, 15 सितंबर से क्लासेस शाम को 7 बजे से शुरू हो रही हैं। जो विद्यार्थी इच्छुक हो टीजीटी पीजीटी में, और परीक्षा अब आपको सभी को पता हो चुका है कि नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी। मैंने कई बार ये चीजें कही कि वैकेंसी का इंतजार मत करिए, वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी ही। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने इसका रीजन भी बताया था, आगे इलेक्शन है, तो ये रीजन एकदम क्लियर है, साफ है। वैकेंसी तो आनी फिक्स है, लेकिन समय कितना देती है ये फिक्स नहीं है। इसलिए, और देखिए, ऑफलाइन क्लास करने के लिए आपको 7 महीने 6 महीने का समय लगता है सिलेबस को कवर करने में। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस कैसी होंगी इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए। देखिए, क्लासेस टोटली बेस्ड होंगी आपके सिलेबस पर। सिलेबस जैसा है मैं वैसा ही पढ़ाती हूँ और वैसा ही उतना पढ़ाने से ही आपको सिलेक्शन मिलता है। भले ही आप कहें कि ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर, मैंने तो इतना पढ़ा था अभी वहीं पर हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, निश्चित सफलता मिलेगी। तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या होगा आप इसको थोड़ा सा जानिए। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस होगी तो पूरा आपका जितना आपका सिलेबस है कंप्लीट, चाहे वो टेक्निकल आर्ट हो, उसी को कहते हैं फंडामेंटल आर्ट, चाहे वो आपका इंडियन आर्ट हो, चाहे वो वेस्टर्न आर्ट हो। आप लोग परेशान होंगे कि मैडम ने वेस्टर्न आर्ट नहीं पढ़ाया। मैं अपना सिलेबस यहाँ पर कवर कर लूंगी और इसके बाद में वेस्टर्न पढ़ाऊंगी। यकीन मानिए विद्यार्थियों, जब जिस दिन मैं वेस्टर्न पढ़ाना शुरू करूंगी आप लोग सोचेंगे क्या इतना इजी है वेस्टर्न। मैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको वेस्टर्न भी पढ़ाऊंगी, आप लोग धैर्यता के साथ पढ़ते रहें। तो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में
मैं पूरा सिलेबस, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो आपका इंडियन आर्ट हो, चाहे वो फंडामेंटल आर्ट हो, पूरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी अपने ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में भी मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, करती भी हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि 20 सितंबर से क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन की भी, उसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। और इसके बाद मैंने वहाँ का मतलब ऑफलाइन में भी मैंने 10,000 12,000 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए रखी हैं। क्लासेस में रखा है, एक शेड्यूल रखा है कि वहाँ आपको, और जैसे आपने एक टॉपिक खत्म किया, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको रटाने की, समझाने की, बार बार प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी और ऑन बोर्ड। और विद्यार्थियों एक बात और, उसके साथ साथ आपको हर संडे टेस्ट में आपका OMR सीट पे टेस्ट होता है। और OMR सीट जैसे कि आप एग्जाम हॉल में परीक्षा देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका OMR सीट पे बुकलेट के साथ में आपका टेस्ट होगा। आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट का एनालिसिस आप बोर्ड पर करिए मेरे साथ में। ऑफलाइन क्लासेस की बात मैं कर रही हूँ विद्यार्थियों, वैसे तो मैं ऑनलाइन भी यही प्रक्रिया करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में OMR हम आपको नहीं देते हैं, आप स्वयं से OMR लेते हैं और उस पर आप एग्जाम देते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में OMR हमारा रहेगा, बुकलेट मेरा रहेगा, और परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे और उसका पूरे का पूरा जितना एनालिसिस 125 क्वेश्चन होते हैं उसको मैं टोटली बोर्ड पर समझाती हूँ, बताती हूँ कि यहाँ आंसर आपने गलत क्यों किया है, और आपको पता चलता है कि ये आंसर यहाँ होना चाहिए था। और यकीन मानिए, जब आप क्लास में एक बार गलती करते हैं तो वो गलती जीवन में कभी फिर होती नहीं है। इसलिए क्लास में टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों। उससे आपको एक अनुभव मिलता है, एक अनुभव होता है, आपको परीक्षा देने का अनुभव होता है। जैसे कुछ लोग OMR सीट में गड़बड़ी करके चले आते हैं, कुछ लोग डबल गोले भर के चले आते हैं। जब आप 7-8 महीना कंटिन्यू ये काम करेंगे तो ये गलतियां कभी नहीं होंगी। और यकीन मानिए, आपके 125 प्रश्नों में से मैं जहां तक मेरा मानना है 110 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, कल से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना हो वो इस नंबर पर तुरंत फोन करें और एडमिशन अपना ले लें, पढ़ाई करें। और फिर से वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी समय नहीं देगी आपको, ये जान लीजिएगा, समय नहीं मिलेगा। जितनी जल्द से जल्द आप लोगों को क्लासेस लेनी हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लासेस आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि आप बहुत दूर से हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस अवश्य लें विद्यार्थियों, बहुत लाभ होगा। बार बार क्लासेस लेने का, बार बार परीक्षा देने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए एक बार परीक्षा दें, एक बार क्लासेस लें और इतना मेहनत कर डाले विद्यार्थियों कि फिर से परीक्षा में बैठने का मौका ही आपको ना मिले, आप स्वयं से ना बैठे। इतना जान लीजिए, इतना मेहनत कर डालिए, क्योंकि बार बार वही काम करते करते, अरे और भी तो काम है क्या, वही एक ही काम है, परीक्षा देना ही। इसलिए विद्यार्थियों, 15 सितंबर 2021 दिन बुधवार से क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो रही हैं। जिन विद्यार्थियों को क्लासेस लेना हो वो इस नंबर पर फोन करें और क्लासेस अटेंड करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और हम आपको पढ़ाएंगे आज अशित कुमार हलदार को। देखिए विद्यार्थियों, मैंने पिछले समय से जब क्लासेस शुरू की थी तो वहां पर मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ाकर और आगे मैं बढ़ गई थी, क्योंकि आपका एग्जाम करीब था और मैं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ाने लगी। और आपने देखा, मैंने 10 पत्रिकाओं को पढ़ाया, उसमें से आपको 3 पत्रिका और मान के चलिए पीजीटी में भी 3 से 4 पत्रिकाओं का कलेक्शन आपको मिला मेरे ही पढ़ाने से वहां पर। और तो कितने स्टूडेंट तो यही नहीं जानते पत्र पत्रिका भी आती है क्या, ये क्या होता है। आप जब जानेंगे, चीजों को समझेंगे, तब तो करेंगे पेपर, ऐसे नहीं कोई पेपर करता है विद्यार्थियों। और जितना मैंने पढ़ाया था वहां से 115 से 120 प्रश्न आए हैं विद्यार्थियों। जो जिन लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई की है उनका सिलेक्शन जरूर हो रहा है विद्यार्थियों, और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। और जो ये आजकल बड़ा तेजी से चल रहा है, मेरिट बहुत नीचे जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरिट जितना नीचे जाएगी, मतलब
मतलब जितना नीचे का मतलब, अगर 97 पे मेरिट आती है तो मेरे 186-87 स्टूडेंट की बजाय मेरे 250 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके दायरे में 97 से 99 के बीच में मेरे बहुत स्टूडेंट हैं और 102 से 114 तक मेरे बहुत स्टूडेंट हैं। इसलिए मैं तो स्वयं प्रार्थना कर रही हूँ ईश्वर से, ये ईश्वर ऐसा हो जाता कि 95 मेरिट आ जाती ताकि मेरे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा है। बाकी का ईश्वर जाने और आने वाला समय ही बता देगा कि मेरिट का क्या हाल है। और मैंने स्वयं से मेरिट बता रखी है। 7 तारीख का पेपर मैंने सॉल्व कराया था टीजीटी का, उसमें मेरिट मैंने बता रखी है। आप स्वयं से जाकर देख सकते हैं। बार बार मेरिट बताने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये एक अनुमानित मेरिट है। और यकीन मानिए आप, एक प्रश्न ऊपर या एक प्रश्न नीचे, इससे ज्यादा नहीं होगा मेरी मेरिट से, इतना मुझे भरोसा है। इतना मैंने एनालिसिस किया है इसको कि इससे ज्यादा प्रश्न इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, बालिका वर्ग की मेरिट मैंने नहीं बताई है विद्यार्थियों, तो बालिका वर्ग की मेरिट भी 3 क्वेश्चन नीचे हो जाती है या 2 क्वेश्चन नीचे हो जाती है। तो जैसे मैंने जनरल को बताया 105, तो बालिका वर्ग में 102, इतने में बालिका वर्ग में सिलेक्शन हो जाना है। जिन बालिकाओं का 101, 102 है, जनरल की मैं बात कर रही हूँ, और ओबीसी कैंडिडेट 3 प्रश्न नीचे आकर देख ले, एससी कैंडिडेट 4-5 प्रश्न नीचे आकर देख ले, बस इतना ही फर्क होता है और विशेष फर्क नहीं होता है विद्यार्थियों। अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कह दे रहे हैं कि 95 है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका सिलेक्शन श्योर, ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं हर बार की मेरिट अलग अलग होती है, मेरिट पेपर के अकॉर्डिंग होती है। आपने देखा 2011 के पेपर में 117, 18, 20 तक मेरिट चली गई थी, और वहीं 2013 के पेपर में 98 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो ये कहने की चीजें नहीं है, ये तो बिल्कुल एक अनभिज्ञ बालक ऐसी बातें कर सकता है जिसको कुछ नहीं पता है, वो आपको बता सकता है कि मेरिट 95 पे पूरे जितने सब्जेक्ट है सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, ये तो पहली बार मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे अनुभवी शिक्षकों को बहुत भाई, मेरा तो बहुत बहुत उन लोगों को ये कहना होगा कि आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके चीजों को बताएं, क्योंकि स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी का स्टूडेंट कोई बच्चा नहीं है, उसको आप लोग किस तरीके से घुमा देते हैं और घूमता रहता है बेचारा, उसको यही नहीं पता है। उसको तो पता है, आपको नहीं पता है कि आप बता क्या रहे हो। तो विद्यार्थियों, सही की तरफ जाएं, गलत दिशा में ना मुड़े और आप लोग आगे बढ़ें, पढ़ें और सफलता अर्जित करें। मेरा मानना है कि अब वैकेंसियां लगातार आती रहेंगी, और एक बार जब आपकी तैयारी फुल और फाइनल हो चुकी है विद्यार्थियों, तो उसको कंटिन्यू रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो लगा हुआ है उसको सफलता जरूर मिलती है, मैंने ये देखा है और मैंने ये जाना है। जो विद्यार्थी हमारे 2 बार, 1 बार, 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, आज नहीं तो कल सेलेक्ट होते ही हैं। फर्क यही है कि दिशा सही होनी चाहिए, तो 2, 3, 4 बार न देकर एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो लगा है उसको जरूर सफलता मिलती है। अब हम आपको आगे की बात करते हुए हम आपको अपनी क्लास में पढ़ाएंगे असित कुमार हल्दर के बारे में, क्योंकि असित कुमार हल्दर मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ाकर वहां ड्रॉप कर दिया था क्लास, और आगे की क्लासेस मैंने शुरू कर दी थी विद्यार्थियों। तो असित कुमार हल्दर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि असित कुमार हल्दर देखिए, इनके पहले तो आप लोग ये जान लीजिए विद्यार्थियों कि चित्रकारों के विषय में आपको जानना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। बेमतलब का, फिजूल का नहीं पढ़ना है, आपको मेन पॉइंट पर फोकस करना होता है, और मेन पॉइंट को ही प्रश्न उठाता है, मेन पॉइंट से ही प्रश्न बनते हैं, बेमतलब की चीजें नहीं आती हैं। तो असित कुमार हल्दर के बारे में सबसे पहले आप जानिए कि इनका ये क्या है। ठीक है, पहले तो जानिए ये क्या है और किस शैली से बिलोंग करते हैं, अर्थात ये किस शैली के चित्रकार हैं, किस शैली के कलाकार हैं। तो ये मेनली चित्रकार है। पहले हम जानेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ है? 10 सितंबर
10 सितंबर 1890 ईस्वी को इनका जन्म जोराशांको में हुआ है। दस सितंबर 1890 ईस्वी को इनका जन्म जोराशांको, मान लीजिए जोराशांको ना दिया ऑप्शन में तो कोलकाता में हुआ है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। देखिए विद्यार्थियों, सब जितने चित्रकार हैं उनका जन्म मृत्यु जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सभी चित्रकारों का नहीं। 13 फरवरी 1964 ईस्वी। और कहाँ हुआ था इनका मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों इनकी मृत्यु इंपॉर्टेंट हो सकती है? ऑलरेडी इनका जन्म जोराशांको में हो रहा है और मृत्यु इनकी लखनऊ में हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है और इसको आप लोग तैयार कर लें। अब इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, कोलकाता में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोलकाता में इनकी शिक्षा हुई है। और इनके गुरु का क्या नाम है? शिक्षा हो गई, गुरु का नाम। गुरु का नाम अर्थात इन्होंने किसके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की थी? तो इनके गुरु, देखिए इनके 3 गुरु हैं। एक तो प्रथम गुरु इनके अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनको शिक्षा प्रदान की थी। इसके बाद में इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा 2 हिंदू चित्रकार और एक भारतीय चित्रकार ना होकर लियोनार्ड जेनिंग से इन्होंने शिक्षा ली थी। तो इनके 3 गुरु हैं। समझिएगा कि पहले गुरु इनके कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इनके गुरु, और इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा लियोनार्ड जेनिंग से ली थी। मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने किससे ली? लियोनार्ड जेनिंग से ली थी। अब समझिए कि ये प्रसिद्धि किस लिए ये प्रसिद्ध हैं, ये किस रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्धि इनकी कैसे है? तो ये पहले तो चित्रकार हैं, मूर्तिकार भी हैं, कवि हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, इनकी पुस्तकें भी हैं, ये लेखक भी हैं। चित्रकार, मूर्तिकार, कवि कलाकार, साहित्यकार, कला समीक्षक भी हैं। कला समीक्षक भी हैं और क्राफ्टमैन भी हैं। क्राफ्टमैन, और एक शिक्षक भी हैं, क्योंकि इनके जो शिष्य हैं वो भी, जैसे शांति निकेतन में इनके कई शिष्य रहे हैं, जैसे कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में भी इनके कई शिष्य रहे हैं। तो ये एक अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। लेकिन
मेनली प्रसिद्धि इनकी किस लिए है? अभी तो ऐसे प्रसिद्ध है किसके रूप में? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, कलाकार, साहित्यकार, लेखक, कला समीक्षक, क्राफ्टमैन और शिक्षक के रूप में। लेकिन ये मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से ये चित्रकार है। मुख्य रूप से ये चित्रकार है। देखिए विद्यार्थियों, पहले जानिए कि चित्रकार के विषय में क्या क्या आपको जानना है। तो चित्रकार के विषय में जन्म, मृत्यु, उनकी तकनीक, वो किस माध्यम में कार्य करते थे, उनकी शिक्षा, उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की है और उन्होंने किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की या किस कहाँ से ग्रहण की है, और उनके गुरु का क्या नाम है, और उनके प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं, और बहुत फेमस चित्र कहाँ पर रखा गया है और किस तकनीक में बनाया गया है। और बाकी का कुछ आपको यहाँ पढ़ना नहीं है विद्यार्थियों, और वो किस शैली से बिलोंग करते थे, बस इतना जानना है और बाकी का कुछ बहुत नहीं जानना है। इतना अगर आपने जान लिया तो समझ लीजिए कि आपने चित्रकार अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, असित कुमार हल्दर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है चित्रकार के रूप में। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 में जोरासांको कोलकाता में हुआ है। इनकी मृत्यु 13 फरवरी 1964 ईस्वी में लखनऊ में हुई है। शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में हुआ है। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने लियोनार्ड जेनिंग से ली थी। और ये प्रसिद्ध है किस रूप में? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, कलाकार, साहित्यकार, लेखक, कला समीक्षक, क्राफ्टमैन और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से प्रसिद्ध है चित्रकार के रूप में। अब जानिए कि इनका तकनीक क्या था, ये किस तकनीक में कार्य करते थे और इन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं, इनके बारे में भी आप जानिए। विद्यार्थियों, इन्होंने किस तकनीक में कार्य किया? तकनीक, तो इन्होंने टेम्परा में, तैल माध्यम में, जल रंग में और वॉश में, इन माध्यमों को इन्होंने अपनाया है चित्रण करने में। अब इनके चित्रण विषय क्या है? तो इनका चित्रण विषय रहा है विद्यार्थियों पूरा आख्यान, या इसी को कहेंगे पौराणिक, ऐतिहासिक, इन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों का चित्रण किया है और मुख्य रूप से इन्होंने ऐतिहासिक चित्रण किए हैं। ऐतिहासिक चित्रण, जैसे ऑप्शन में अगर दोनों रहता है, पूरा आख्यान और पूरा आख्यान कहिए या पौराणिक कहिए, और रहता है आपका ऐतिहासिक, ए और बी दोनों दे रखता है तो दोनों हो जाएगा। अगर मुख्य रूप से पूछता है दोनों अलग अलग दे दिया तब क्या करेंगे? ऐतिहासिक चित्रण को टिक कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इनके विषय में कहा जाता है कि इनके चित्रों में कविता की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए ये कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके चित्रों में एक ऐसी लय थी जो कि कविताओं में हुआ करती है, संगीत में हुआ करती है, और यही कारण है कि इनके विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ कथन कहे हैं। वो कथन भी क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो रविंद्रनाथ ने क्या कहा है कथन? रविंद्रनाथ टैगोर,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके विषय में कहा है, तुम केवल चित्रकार ही नहीं, तुम केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि भी हो। तुम केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि भी हो, तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती है, तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती है। देखिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है और पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विषय में ये कहा था, या ये कथन किसका है और किसके विषय में कहा गया है। तो यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है, जो कि असित कुमार हल्दर के विषय में कहा गया है। देखिए, और एक कथन इन्होंने कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, यह आपकी कला का विकास है, जो कि आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं, मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। ये दो कथन आप याद रखेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि असित कुमार हल्दर एक मूर्तिकार भी हैं, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि यह आपकी कला का विकास है, जो कि आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। मतलब ये मूर्तियां भी बहुत अच्छी बनाते थे विद्यार्थियों, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनके बारे में ये कथन कहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये एक लेखक भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये लेखक है तो इन्होंने पुस्तकें भी लिखी होंगी और इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं विद्यार्थियों, वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन 40 नहीं याद करना है आपको 4-5 पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। तो जैसे पुस्तकें, इनकी प्रमुख पुस्तकें, इनकी प्रमुख पुस्तकों में है आर्ट एंड ट्रेडिशन, आर्ट एंड ट्रेडिशन है, आवर हेरिटेज इन आर्ट है, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट, और ललित कला की धारा, ललित कला की ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, गौतम गाथा, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं विद्यार्थियों। और एक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, ये भी असित कुमार हल्दर की प्रमुख पुस्तकों में से एक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो विद्यार्थियों,
ये रही इनकी पुस्तकें। अब हम आपको बताएंगे इनके चित्र, इनके प्रमुख चित्र। असित कुमार हलदर के प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्रों में विद्यार्थियों संथाल संथालिन, संथाल संथालिन इनका प्रसिद्ध चित्र है। जच्चा और बच्चा, जच्चा और बच्चा। लेडी रीडिंग, ध्रुव, लेडी रीडिंग, ध्रुव। आदिवासी, सृजना, आदिवासी, सृजना, लेडी रीडिंग। काली राजकुमारी, काली राजकुमारी। काली राजकुमारी आप लोगों को पता होगा कि अजंता की गुफा संख्या 1 में है और इन्होंने भगवान बुद्ध के भी चित्र बनाए हैं। जाहिर सी बात है, जब ये जोगीमारा गए, जब ये प्रागैतिहासिक काल में चक्रधरपुर में इन्होंने चित्रों का जो है वो चित्रों का निर्माण खंड बताया, जोगीमारा में बताया है और आपके जो है बाघ में बताया है, अजंता में बताया है। तो इनके ऊपर अगर कभी पूछा जाए कि इनके चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे तो दिमाग से निकल जाएगा। प्रभाव अगर पूछा जाए कि इनके चित्रों पर किसका प्रभाव है, तो अजंता का प्रभाव है, अजंता का प्रभाव है। इनके चित्रों पर अजंता का प्रभाव है। और इनके चित्र हैं जुलूस, उमर खयाम की रुबाइयां, देखिए विद्यार्थियों, उमर खयाम की रुबाइयां नामक चित्र कई चित्रकारों ने बनाया है, लेकिन अगर ऑप्शन में असित कुमार हलदर हैं तो इन्हीं को टिक करिएगा, क्योंकि इनके विषय में ईवी हैवेल ने कहा है कि इन्होंने जितना सुंदर उमर खयाम की रुबाइयों को चित्रित किया है, ऐसा किसी चित्रकार ने चित्रित नहीं किया है। इसलिए अगर ये ऑप्शन में है तो इन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और अगर नहीं है तो आप लोग देख लीजिए किन किन लोगों ने बनाया है, उनको आप प्रायोरिटी दें। उमर खयाम की रुबाइयां, और इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है प्यार में धोखा, प्यार में धोखा। ध्रुव, मां, सह अस्तित्व, सह अस्तित्व। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं और इसी को कहा जाता है हिंदी में संगीत की लौ, संगीत की लौ। देखिए विद्यार्थियों, इनके विषय में थोड़ा सा ओरली जान लीजिए। देखिए, ये 2 जगह प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं। 1924 ईस्वी में ये प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट में।
और 1925 में ये लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे रखा हो तब क्या करेंगे? तब असित कुमार हलदार के लिए आप लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट को प्रथम प्रायोरिटी देकर टिक कर लेंगे, क्योंकि वहां पर इन्होंने विशेष कार्य नहीं किए हैं। कहाँ पर? जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में। और इनका बहुत कार्य कहाँ रहा है? लखनऊ में। जैसा कि आपने देखा कि लखनऊ में ही इनकी मृत्यु भी होती है, तो इन्होंने लखनऊ में बहुत कार्य किए हैं और लखनऊ ही आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर ऑप्शन में लखनऊ नहीं होता है तब आप जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं प्रथम प्रधानाचार्य के पद पर। अच्छा, एक बात और, ये प्रारंभ में ये जो है असित कुमार हलदर ये भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये जोगी मारा गए, ये अजंता गए, ये बाघ गए और वहां की सभी की प्रतिलिपियां इन्होंने बनाई है। इसीलिए ये पहले जब सबसे पहले इन्होंने चित्रण शुरुआत किया था तब ये भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। मान लीजिए अगर ऑप्शन में भित्ति चित्रकार है तो आप भित्ति चित्रकार को ही टिक करेंगे विद्यार्थियों। और ये रहे आपके असित कुमार हलदर। और इनके बारे में एक चीज और, देखिए बहुत सी चीजें बतानी होती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है अपने पिछले वीडियो में कि जो बंगाल शैली के चित्रकार हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी नहीं ऐसा कभी नहीं होता है कि ये ना पूछे जाए। देखिए समकालीन आर्टिस्ट तो ये सदाबहार ही है, कभी कभी ऐसे पूछ लिए गए, कभी आई बाहर तो पूछ लिए गए, नहीं तो कोई। लेकिन जो बंगाल शैली के चित्रकार हैं ये तो आपके एक तरीके से कहिए कि आपका बेस है, तो बेस को तो पूछता ही पूछता है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों इनके विषय में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इनके जो चित्र हैं, इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह हमारे प्रयागराज में ही है। और कहाँ पर? हलदार भवन में, नगर पालिका संग्रहालय में, जो कि उसका प्राचीन नाम इलाहाबाद संग्रहालय का प्राचीन नाम था नगर पालिका संग्रहालय। और उसी में हलदार भवन के नाम से इनका एक भवन भी बनाया गया है। और इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह यहीं पर हमारे प्रयागराज में ही है। बाकी का इनके और चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो इनके और चित्र हैं विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है, और चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है, और आपके लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में भी है, और सबसे बड़ा चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। तो ये रहे आपके असित कुमार हलदर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चित्रकार को पढ़ाएंगे। ऐसे पढ़ते रहें, आप सभी आगे बढ़ते रहें और चैनल के साथ हमेशा बने रहें, अपना स्नेह दिखाते रहें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। सफलता लेने के लिए अवश्य रूप से आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो आपको सुटेबल हो लें और पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।